न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, छात्र जीवन में मैंने बड़े करीब से देखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को और उससे ज्यादा आरएसएस के लोगों को। वो साधारण से वस्त्रों में रहते, स्लीपर पहनते और अपने परिवारों से दूर रहते, एक साथ हॉस्टल में रहते या कहीं रहते। तो एक छवि मेरे दिमाग में बनती थी कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इतने जुझारू हैं और ये कहीं भी खा रहे हैं, हॉस्टल में मिल जाता तो वहां कैंटीन में 4-5 लोग चले जाते, एक थाली लेते, खाते, संघर्ष करते मैंने देखा। हाल उनकी विचारधारा से ना तो मैं पहले सहमत था, ना आज हूँ और ना ही इस जन्म हो सकता हूँ। तो लेकिन मुझे उनके काम करने का जो एक लहजा था, वो मुझे लगता था कि जो इनकी विचारधारा है उसके लिए ये समर्पित लोग हैं, जो घर परिवार और दूसरे तमाम जगहों से दूर होकर ये साधारण जीवन व्यतीत कर लेते हैं और चप्पल जूते भी नहीं हो तो स्लीपर में ही पूरे दिन स्कूल कॉलेज ये सब करते हैं। लेकिन बाद के दिनों में क्या देखा, मैं जरा वो पिक्चर बताता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। मैं एक पिक्चर बताता हूं और पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये जो कल परसों ये जो फ्यूचर गेमिंग वाले मार्टिन साहब हैं, जो जिन्होंने कितना शुरू में तो मतलब इन्होंने हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ दिया, 100 करोड़ का बांड खरीदा था जब इनके ऊपर 2 अप्रैल को, मार्टिन साहब हैं, इनकी कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। 2 अप्रैल तो 368 करोड़ रुपए ईडी ने सीज कर ली। उसके 5 दिन बाद मार्टिन साहब ने 100 करोड़ का बांड खरीदा और ईडी की फाइल बंद हो गई। ईडी का सारा प्रताप, सारा गुस्सा निकल गया और इनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी था और निर्मला सीतारमण के साथ कई उसके चित्र भी हमने आपको दिखाए और फिर हमारी अभी टेक्निकल टीम दिखाएगी। उन्हीं मार्टिन के बेटे, जो ये फ्यूचर गेमिंग के व्यक्ति हैं, उन्हीं के बेटे अभी राम माधव के साथ खड़े हुए, राम माधव के गले में हाथ डाले और मतलब भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहने खड़े हैं। आपको सामने अभी चित्र दिख रहा है। तो मित्रों, ये जो कोट, ब्राउन कोट पहने हैं, ये राम माधव साहब हैं। इन राम माधव साहब के विषय में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। ये वही राम माधव है जो भाजपा और संघ के विचारक के रूप में उभरे। कभी हम लोगों को भी लगता था, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे, तो भाजपा की पत्रिकाएं होती थी, 5 जन ऑर्गेनाइजर, इनमें प्रमुख एक संपादकीय व्यक्तित्व के रूप में उभरते, टेलीविजन पर आते आरएसएस विचारक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते, है ना। ये सारा काम ये करते और इनके लॉजिक, इनके तर्क भी होते। ये डॉक्टर हैं, पीएचडी है और कई किताबें लिखी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मार्टिन साहब के बेटे के साथ आप कौन सा राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रचार कर रहे हैं भाई? आपको कारपोरेट को ढूंढने की जरूरत पड़ गई। राम माधव जी, हालांकि राम माधव जी के विषय में थोड़ी और बातें बता दें कि इन्हें 2014 में आरएसएस की तरफ से एक व्यक्ति आता है जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मतलब जो कार्यकारिणी है उसमें इनको महासचिव बनाया और इनको 2014 में एंट्री मिल गई। पीएम मोदी साहब के ये खासम खास बन गए। क्यों बने? क्योंकि इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, हालांकि ये इनका मैं इंटेलिजेंसिया भी मानता हूँ राम माधव जी का, कि राम माधव जी ने नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश पकड़े, ये जो और जम्मू है इनका इसलिए पकड़ा जहां पर कोई भाजपाई जाने को तैयार नहीं था, कांग्रेसी जाने को नहीं तैयार नहीं। तो इन्होंने इनको पकड़ा। नॉर्थ ईस्ट के में जो पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ बुआ जी जो थी, उनके साथ समझौता कराया राम माधव जी ने और सरकार जम्मू कश्मीर में बना। और इसी तरीके से उन्होंने उस समय कहा था, राम माधव ने आजकल, कि यार सरकार बनवाने में, भाजपा और पीडीपी की सरकार बनाने में इतने बार इंशाअल्लाह कहना पड़ा कि मैं अब खुद हर बात पे इंशाअल्लाह कहने लगा। तो और ये प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी क्यों रहे?
जो विदेश में जब जाते हैं ना प्रधानमंत्री, तो उनके स्वागत के इन्हीं के इशारे पे सारी नौटंकियां जो होती ना, वो इन्हीं के इशारे पर होती। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में 2014 में बड़ा सम्मान हुआ नरेंद्र मोदी। अब वो भारत से कितने गए, भारत का पैसा कितना लगा, भारत के मैनेजर कितने गए, राम माधव जी ने वो सब मैं मैनेज किया था, अरेंज किया था। और इन्होंने विश्व, देखिए ये बड़े, ये ऐसे बड़े बहुत ठीक है, पढ़ लिख के होंगे और कुछ किया होगा, अपने दल के लिए किया ना, भारत के लिए तो आपकी विचारधारा वही है विभाजन की। आपने विश्व योग दिवस पर 21 जून 2015 को राष्ट्रपति हामिद अंसारी के विषय में बहुत भला बुरा कहा था, क्योंकि मुसलमान एक तरफ तो आप पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, और हामिद अंसारी अगर नहीं आए योग दिवस पर किसी खास कारण से, तो आपने बड़ा विवादित एक ट्वीट किया था, जो मैं यहाँ इसलिए नहीं दिखाना चाहता कि चुनाव आज घोषित हो गए हैं और आचार संहिता लग चुकी है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इन्होंने बड़ा मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के सुधार के रूप में काम किया। असम में जो आज हिमंता विश्वकर्मा जिसने राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका था युवकों के बीच में, और इधर यूनिवर्सिटी में वो हेमंता विश्वकर्मा जिसकी पत्नी के ऊपर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, उस हेमंता विश्वकर्मा को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लाने में राम माधव का हाथ। त्रिपुरा में इन्होंने सरकार बनाई, तो उत्तर पूर्व के जितने थे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश थे, जो 25-26 लोकसभा सीटें हैं, उन पे इन्होंने काफी प्रभाव था। नागालैंड में सरकार में भी इन्होंने सरकार और नगा संगठनों के बीच में समझौता कराया, तो मोदी जी काफी इनसे प्रसन्न रहते। चीन नीति पे इनकी बड़े विवादित ढंग से इनके काम रहते, है ना। यहाँ तक तो ठीक है भाई, आप किसी भी दल के हैं, आप मुस्लिम मजलिस के हैं, आप मुस्लिम लीग के, आप अपने एक दल के लिए काम करते हैं, ठीक है, हम आपके दल के विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन आपका काम बड़ा अजीब सा रहता है। अब आपका काम कैसा रहता है, मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। ये उदाहरण कि मार्टिन जो हजारों करोड़ का आदमी है, जो लॉटरी का काम करता है, इसकी करीब 20 संस्थाएं हैं, और ये फ्यूचर गेमिंग का चीन से रिश्ता, इसका चीन से रिश्ता है, और इनको उपकृत किया है चीन ने बहुत सारे पैसे। अब देखो इन्होंने, राम माधव जी ने क्या किया है, इन्होंने चीन की नीति पर एक किताब लिखी है, ये कई बार चीन गए। अब इनका एकेडमिक, इनका संपादकीय स्वरूप यहीं से खत्म हो जाता है जब 2014 में सरकार आती है, और सिर्फ राम माधव का ही आरएसएस का स्वरूप नहीं खत्म होता है, मोहन भागवत का भी तो खत्म हुआ ना। मोहन भागवत जी, आपने कितने बार अडानी पर वक्तव्य दिया, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े प्रथम व्यक्ति हैं, है ना। आपने कब आपने बोला कि अडानी का जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, या बाद में सेबी में उनके रिश्तेदार रहे, या तमाम बात में आपने कभी नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं बात की? आप तो बड़े पैरोकार हैं, और बल्कि सरकार के पैटर्न हैं, संरक्षक हैं, मगर आप चुप रहे, और आप हिंदुत्व की राजनीति करते हुए, आपको, मुझे वो चित्र अगर मिलेगा तो मैं दिखाता हूं कि आपके आरएसएस के दफ्तर में आपने बुलाया किसको? रतन टाटा को। क्यों बुलाया रतन टाटा? वहां कौन सा हिंदुत्व समझाने गए थे? वो तो पारसी आदमी है। आपको काहे का चंदा चाहिए? पैसा ही लेने बुलाया था ना आपने, ठीक है, संगठन चलाने के लिए आपको पैसा, लेकिन आपने बुलाया कब? जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो आपको पैसे की क्या जरूरत? आपने उनसे चंदा मांगने के लिए उनको बुलाया, हिंदुत्व को आपने ताक पर रख दिया, एक पार्टी से आपने मदद ली। तो ये चलिए आपने किया। मैं आज भी मोहन भागवत जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मोहन भागवत जी को बता देना चाहता हूँ, न तो आप अडानी और ना ही दूसरे केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार में बोलते हैं, तो आपकी जो आदर्श स्थिति बन रही थी भारतीय, मतलब आपके विचारधारा के लोगों में आरएसएस को अच्छा समझा जा रहा था, लेकिन 2014 से जो हो रहा है उसमें आपका नहीं बोलना, ये आपकी इमेज धीरे धीरे खत्म होती जा रही। उनके बीच, हमारे बीच तो आपकी कभी इमेज कोई रही नहीं। जो विभाजन की बात करता हो उसकी इमेज हम जैसे लोग कभी बनाते भी नहीं, लेकिन जो आपकी विचारधारा से सहमत है उनके बीच में कि आप राम माधव के अध्यक्ष रहे, राम माधव को आपने मोदी जी के साथ दिया, और जाके राम माधव ने क्या किया वो सत्यपाल मलिक ने बता दिया।
सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे। अभी वो फोटो भी आपके सामने आ रहा है कि किस ढंग से राम माधव उनके पास गए, सत्यपाल मलिक के पास, और गए और जाके बोला ये 300 करोड़ रुपए हैं हुजूर, आप ये जमीन जो है अनिल अंबानी के नाम कर दीजिए। अनिल अंबानी के प्रतिनिधि बनकर गए, अनिल अंबानी के रिप्रेजेंटेटिव बन के ये सत्यपाल मलिक के पास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह लगे थे और नरेंद्र मोदी का मेडिसन स्क्वायर में स्वागत करा दिया। नरेंद्र मोदी को नॉर्थ ईस्ट के 25 सीटों में पूरा कई प्रांतों में उनका कनेक्शन बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी जा नहीं सकते थे, मतलब राजनीतिक रूप से उनका प्रवेश करा दिया पीडीपी के साथ। तो ये, और इसके एवज में राम माधव क्या करते रहे कि राम माधव चीन की यात्राओं में क्या करते रहे, तो मार्टिन को, जब मार्टिन से पूछा जाए ना, मार्टिन ने आपने क्यों आपका पैसा सीज किया था ईडी ने, और आपने क्यों फिर 100 करोड़ के वो दिए, आपने कितने 100,000 करोड़ दिए हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी को। राम माधव आपके बेटे के बगल में क्या कर रहा है ये बताइए ना। मैं राम माधव कौन सा इंटरव्यू लेने गए थे मार्टिन से, मार्टिन के बेटे को तो हिंदी भी नहीं आती है। आप क्या पूछने गए थे, हिंदुत्व के विषय में कुछ पूछने गए थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विषय में पूछने गए थे, या भारतीय जनता पार्टी के विषय में पूछने गए थे। मार्टिन के बेटे के बगल में वो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा ओढ़े हुए। तो ये है राम माधव के बहाने असली तस्वीर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की। और मोहन भागवत जो आज चुप है, अडानी के नाम पर भी चुप है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे तो बोलिए ना, मोहन भागवत पूरी आरएसएस को साफ सूंघ गया, पूरी आरएसएस को साफ सूंघ गया। मैं और बताऊं कि दिल्ली के, मैं उसी इमेज पे आता हूँ कि जब मैं छात्र था और ये स्लीपर पहन के जब आरएसएस के लोग घूमते, उसमें कई लोग मेरे आज भी मित्र हैं। तो आज क्या है, वही जो धर्मशालों में, स्कूल के हॉस्टलों में रोज सोते थे और रात में 9-10 बजे खाना खाते थे मिलजुल के एक थाली लेकर, वही सब आज दिल्ली के 5 स्टार होटलों में रहते हैं, महीनों एक कमरे में रहते, महीनों के लिए कारपोरेट ने उनके लिए कमरा बुक करा दिया, उनके लिए लाइजनिंग करते। तो ये है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अगर मोहन भागवत, क्या है मोहन भागवत से क्या कहना, मोहन भागवत को पता नहीं है कि 300 करोड़ लेकर राम माधव गया था अनिल अंबानी का रिप्रेजेंटेटिव बन के, और बाद में सत्यपाल मलिक ने बोला, इंटरव्यू में बोला ऑन द रिकॉर्ड कि मुझे राज्यपाल पद से हटा दिया गया, और मुझे जब राज्यपाल पद से हटाया गया और दूसरी जगह शायद गोवा भेजा गया था, तब उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि जिस जमीन के लिए राम माधव 300 करोड़ लेके आया था वो जमीन हो गई, वो डील हो चुकी जिस डील के लिए आया। तो ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 2014 के बाद का संस्करण, चाल, चरित्र, चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपने ही हिसाब से कर दिया। अब तो शायद वहां मनोज प्रधान है, वो वहां पर राज्यपाल हैं। अब किसने किया किसने नहीं किया ये तो मतलब ये तो जाने, मगर वो सौदा हो गया। अब जब अगली सरकारें आएंगी और अगले राज्यपाल आएंगे तो वो बताएंगे कि क्या किसने वो 300 करोड़ वाला अनिल अंबानी का सौदा। राम माधव का क्या है कि इन्होंने मतलब बार बार इनके ऊपर एक प्रश्न उठता है राम माधव का। आप राम माधव पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। मुझे पता है कि वो जो छोटा राजन का जो मतलब वो थे, प्रथम शूटर थे, वो भी एमएससी वहां से किए थे, पोस्ट ग्रेजुएट से लखनऊ यूनिवर्सिटी, ओपी सिंह, है ना। तो ऐसे बहुत पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, है ना। लेकिन पढ़े लिखों का क्या है कि आपने किताब लिखी चीन पे लिखी, आपने भारत पर नहीं लिखी। नॉर्थ ईस्ट में आपने ये सब किया, जम्मू कश्मीर में काम किया, ये आपने अपने राजनीतिक स्वरूप को बढ़ाने के लिए ये नौटंकी की। और उसके एवज में आपने मार्टिन और मार्टिन की औलाद के साथ आपने कितने का डील किया अभी तक पता नहीं आ रहा, क्योंकि चीन से डील कराए तो राम माधव का नाम आएगा। राम माधव ने तो ये तक भी कहा है कि हम सत्यपाल मलिक के ऊपर केस करेंगे, हमें लगता है हमें भी कल नोटिस दे देंगे, भेज लीजिए साहब। लेकिन राम माधव के
ये 2-3 स्वरूप हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में 300 करोड़ लेकर अनिल अंबानी का प्रतिनिधित्व करना, शर्म आनी चाहिए यार। आप किताबें लिखते हैं, आप जैसी भी पत्रिकाएं उसमें पत्रकार के रूप में रहे। उसके बाद अभी आपका मार्टिन के साथ जो दिखाई पड़ा, तो उस फोटो दिखाई पड़ा, तो अब ये बात सामने आ चुकी है कि इलेक्टरल बॉन्ड में मोहन भागवत ने चुप रहकर अपनी सहमति दे दी। अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया, सांप चुंगा हुआ है आरएसएस के खेमे को। आप बताइए ना कि कोरोना काल में जो आपने घूस ली सीरम कंपनी से, पूना वाले से 50 करोड़, उसके अरे अजीब सी बात है। अखिलेश यादव ने बोला मुझे उनके खिलाफ हम लोग को जबरदस्ती लगाई जा रही थी, वैक्सीन इसलिए लगाई जा रही थी कि वो पूना वाला वैक्सीन बनाए और उसको पैसा मिले, यानी वैक्सीन बनाने का ठेका आपने उनको दे दिया। 50 करोड़ तो दिखाई पड़ता है। अंडर द टेबल कितना रहा? ये जो 14, 15, 16 करोड़ का इलेक्टरल बॉन्ड है ना, इसमें अंदर से क्या हुआ, अंडर द टेबल के क्या हुआ? वो 14,400 करोड़ रुपया एक ने घूस दिया है, उसको ठेका मिला है कुछ सैकड़ों करोड़ देने के बाद। अरे एक खबर तो आज मुंबई में छपी है कि जिसकी कुल एसेट है, कुल उसकी एसेट ही 1.83 है करोड़ है ना। वो कुछ आदमी ने कुछ कई सौ करोड़ रुपए का, जिसकी 1,83,00,000 की एसेट है, आज दैनिक भास्कर मुंबई में खबर है, उस व्यक्ति ने कई सौ करोड़ का इलेक्टरल बॉन्ड दिया। पता नहीं कहां से आई, कहां से है ना। तो इन सब की जांच तो होगी कि नहीं होगी, 2024 में सरकार बदलेगी तब होगी। मगर एक बात सिद्ध हो गई है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी मिलजुल कर इस देश को लूटने में लगे हैं। और अभी तक उन्होंने न तो मार्टिन के विषय में मोहन भागवत ने राम माधव के विषय में बोला, राम माधव अनिल अंबानी के नेक्सस को नहीं के विषय में नहीं बोला, राम माधव द्वारा मार्टिन को चीन से कुछ कराया गया उस पर नहीं बोला, है ना, वो नहीं बोले। मेरे मित्रों आप तो बोलिए, आप बताइए कि क्या ये सही है? राम माधव एक प्रतिनिधि बनकर चीन जाते हैं, मार्टिन को ठेका, ये सब आएंगे, प्रमाण सामने आएंगे। और अनिल अंबानी के प्रतिनिधि बनते हैं, तो आरएसएस का वो स्वरूप जो ये दिखाते रहे हैं वो स्वरूप खत्म हो गया। और नरेंद्र मोदी के साथ ही मोहन भागवत भी अब अपनी गलती सुधार लेते हैं कि 50 साल आप तिरंगा नहीं फहराते हैं, है ना। तो अब क्या आप ये गलती सुधारने के बाद क्या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने क्या किया? आपको क्या मतलब है? खाली सत्ता की मलाई आप तक भी तो पहुंचती है, आप भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं ना मोहन भागवत। तो आपको भी इस विषय में कुछ बोलना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होनी चाहिए और सारी चीजें होना चाहिए। आप अगर एक पैटर्न है, संरक्षक है किसी दल के, तो आपको ईमानदारी से बात करना चाहिए और राम माधव की असलियत को भी सामने लाना चाहिए। और दिल्ली के 5 स्टार होटलों में जो आपके आरएसएस के लोग बैठ के लाइजनिंग कर रही हैं, जरा उनको भी वापस अपने अपने क्षेत्रों में भेजो। मित्रों आपकी क्या राय है कि क्या आरएसएस को वापस इस ढंग के काम करने चाहिए या वापस अपने विचारधारा के लिए कुछ काम करना चाहिए? आरएसएस और मोहन भागवत का इस इलेक्टोरल बॉन्ड के नेक्सस में कितना हाथ है? आप कमेंट करके बताइए। मित्रों नमस्कार, मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अभिलाष अवस्थी विदा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा